ये कहानी है गंगा नदी के किनारे बसे एक गांव गंगापुर की। रात का समय है, घना अंधेरा छाया हुआ है। गांव के सारे लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है, हवाएं जोर जोर से चलने लगती हैं। भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, सारे कपड़े अंदर कर लो। अरे, काफी दिनों बाद बारिश हुई है, तुम कपड़ों की बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि चलो बारिश में नहाते हैं, मजे करते हैं। गांव के लोग भी बारिश में नहाने लगते हैं, एक दूसरे पर पानी की छींटे मारते हैं, मस्ती करने लगते हैं। भाई, खेतों में सब्जियां सूख रही थी, अच्छा हुआ बारिश आ गई। भैया, सिर्फ सब्जियां ही नहीं बची, गांव में पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि भैंस भी दूध नहीं, सीधा मिल्क पाउडर दे रही थी। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगती है। ऐसी मूसलाधार बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। देखते ही देखते पानी लोगों की कमर तक आने लगता है। तूफान, बिजली का कड़कना और मूसलाधार बारिश का माहौल भयानक लगने लगता है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है, उनके घर गिरने लगते हैं। सबको उठाओ, वरना कोई नहीं बचेगा। मदन और माधव गांव के सारे लोगों को उठाते हैं। गांव वाले पानी से बचने के लिए अपने घरों की छतों पर चले जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब पानी छतों को छूने लगता है। मदन और माधव अपने बेटों आर्यन और कबीर को लेकर छत पर बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि अब पानी छत पर भी आ जाएगा। हमें तो तैरना आता है, लेकिन आर्यन और कबीर का क्या करेंगे? पापा, मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। हे भगवान, चाहे हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। माधव और मदन रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पापा, आप क्यों रो रहे हैं? वैसे ही नीचे इतना पानी है, आपके आंसुओं से और पानी बढ़ेगा ही। तभी एक बादल उड़ता हुआ आता है, माधव और मदन के पास रुकता है। तुम कौन हो? मैं बादल हूँ, आप लोगों को बचाने आया हूँ। तुम्हारी बारिश की वजह से ही मेरा गांव डूबने वाला है, और कह रहे हो कि बचाने आए हो? मैं नहीं डूबा रहा, ये सब मॉन्स्टर बादल की वजह से हो रहा है। मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। आप लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। हम तो तैर कर चले जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? उन्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं कि तुम इन दोनों को बचा लोगे? मुझ पर भरोसा करने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अभी सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दोनों को बचा सकता है। आर्यन, हम लोग बादल पर बैठकर चलते हैं। आर्यन और कबीर दोनों बादल पर बैठते हैं और आकाश में उड़ जाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बादल बीच में फट ना जाए। अब तुम लोग निश्चिंत रहो, मुझे अपना दोस्त मानो और मुझ पर भरोसा करो। सच्ची? मुच्ची। कबीर और आर्यन बादल पर बैठकर आकाश में उड़ रहे हैं, ऊपर से गांव का नजारा देख रहे हैं। उन्हें पूरा गंगापुर गांव दिख रहा है। सारे लोग छतों पर हैं। कबीर और आर्यन को उनके पापा दिखते हैं। अभी 2 मिनट पहले ही गांव से आए, देखो मेरे पापा कितने छोटे हो गए। हाँ, गांव के सारे लोग हमसे भी छोटे दिख रहे हैं। तभी कबीर और आर्यन देखते हैं कि सामने एक हवाई जहाज आ रहा है। भाई, ये क्या है? ये हवाई जहाज है। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? पहले तो गांव से देखते थे, बहुत छोटा लगता था। तुम इसे पास से देख रहे हो, इसीलिए बड़ा लग रहा है। गांव के लोग तुम्हें दूर से दिख रहे हैं, इसीलिए छोटे लग रहे हैं। बादल एक हरे भरे जंगल के ऊपर आता है। बड़े बड़े पेड़ और झरने दिख रहे हैं। देखो, यहाँ कितने सारे पेड़ हैं। लगता है जैसे हम किसी घने कालीन पर चल रहे हैं। इस घने जंगल में तो शेर भी होगा ना? अगर शेर होगा भी तो हमें क्या, हम तो बादल पर बैठे हैं। बादल, मुझे भूख लगी है, खाना मिल जाएगा? हाँ, चलो, मैं तुम्हें अपनी रसोई में ले चलता हूँ, स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा।
कबीर और आर्यन बादल के साथ उसकी रसोई में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि तरह तरह के चमकते हुए खाने रखे हैं। ये क्या है? ये इंद्रधनुष की मिठाई है। वो कौन सी मिठाई है? ये मूनलाइट मिल्क शेक है। कबीर और आर्यन जी भरकर मिठाई खाते हैं और मिल्क शेक पीते हैं। वाह, क्या मिठाई है, मजा आ गया। आज तक मम्मी पापा ने भी ऐसी मिठाई नहीं खिलाई। चलो अब मैं तुम्हें सूरज का गांव दिखाता हूँ। बादल दोनों बच्चों को लेकर सूरज के गांव चला जाता है। यहाँ आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा है और छोटे छोटे सूरज के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। आर्यन और कबीर उन्हें दौड़ दौड़ कर पकड़ रहे हैं। कितना प्यारा सूरज है ना। यहाँ का आसमान देखो, कितना सुंदर लग रहा है। आर्यन और कबीर खेलते खेलते हवाओं के शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ ढेर सारे चमकीले खिलौने हवा में उड़ रहे हैं। देखो, खिलौने ही खिलौने। ये कौन सी जगह है? ये हवाओं का शहर है कबीर। यहाँ कभी कभी हवा का बहुत तेज झोंका आता है। ध्यान रखना, कहीं उड़ मत जाना। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है जो बादल और कबीर को उड़ा ले जाता है। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने पहले ही कहा था, संभल कर रहना। कबीर और आर्यन हवा के झोंके के साथ आगे आगे उड़ रहे हैं और पीछे पीछे बादल उन्हें बचाने के लिए तेजी से उड़ रहा है। आखिर में बादल दोनों को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त, तुमने मुझे बचा लिया। इसमें थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। जब तुम दोनों को मैं अपने साथ लाया था, तब मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। बादल के साथ रहते रहते काफी दिन बीत गए हैं, इसलिए कबीर और आर्यन को अपने गांव और मम्मी पापा की कोई याद नहीं रही। हम दोनों के मम्मी पापा हैं? हाँ, तुम दोनों के मम्मी पापा हैं। फिर मेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? मेरा गांव कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा गंगापुर गांव में रहते हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो प्लीज। हाँ, मुझे भी मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो। नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। कैसा खतरा? तुम नहीं समझोगे। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो, चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो। कबीर और आर्यन के बहुत जिद करने के बाद बादल दोनों को गंगापुर ले जाने के लिए निकल पड़ता है। कबीर और आर्यन अपने दोस्त बादल के साथ गंगापुर पहुंचते हैं। गांव में देखते हैं कि सारे घर टूटे हुए हैं और हर जगह पानी जमा है, जैसे अभी अभी बारिश हुई हो। कबीर और आर्यन अपने घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें उनके पापा माधव और मदन मिलते हैं। अपने बेटों को देखकर माधव और मदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम यहाँ क्यों आ गए? तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? गांव की ये हालत क्यों है? बेटा, ये सब उस मॉन्स्टर बादल का किया धरा है। वो यहाँ इतनी बारिश करता है कि पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं बचता, सब कुछ पानी में बह जाता है। ये मॉन्स्टर बादल कौन है? उसके बारे में जानकर क्या करोगे? उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं उसे रोकूंगा। पहले आप मुझे उसके बारे में बताइए। उसके बारे में मैं बताता हूँ। राजनीपुर नाम का एक गांव था, जहां पर दो दोस्त विशाल और आयुष्मान रहते थे। आयुष्मान को खाना बहुत पसंद था, मगर उसके माता पिता गरीब थे। विशाल गांव के सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा था। एक दिन आयुष्मान विशाल के पास आता है। अरे विशाल, क्या हुआ? आजकल तू बाहर ज्यादा घूमता क्यों नहीं? यार, बहुत काम रहता है, स्कूल जाना होता है और पापा मुझे अपने काम पर भी लेकर जाते हैं। अब मेरे पापा तेरे पापा जैसे थोड़ी हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भी ना भेजें। हाँ, बात तो सही है, मगर मेरे पिता हर दिन मेरे लिए खाना बनाकर मुझे खिलाते हैं और मेरे पिता मुझे नए कपड़े देते हैं और जब भी उन्हें समय मिले मुझे घुमाने भी ले जाते हैं और कभी कभी तो बिठाकर मुझे जिंदगी के बारे में भी सिखाते हैं। अच्छा छोड़, जाने दे। कुछ खाएगा?
क्योंकि मैं तुझे तेरे पिता के बनाए खाने से भी अच्छा खाना खिलाऊंगा। वैसे ये मुमकिन तो नहीं है, मगर तू मुझे वड़ा पाव खिलाने ले चल। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इस गांव का सबसे बड़ा ढाबा खोलूंगा। और सुन, तुझे मैं उसमें काम पर भी रखूंगा, तो अभी से अच्छे से काम करने की सोच ले। विशाल आयुष्मान को लेकर वड़ा पाव खाने जाता है। 20 साल बाद विशाल गांव में एक बड़ा ढाबा खोल देता है और आयुष्मान अपने पिता के साथ उनके खेत में काम करने लगता है। एक दिन विशाल आयुष्मान को अपने ढाबे पर बुलाता है। विशाल अपने ढाबे में किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा था। तभी ढाबे के अंदर आयुष्मान आ जाता है। विशाल, बाहर जा। मगर बाहर जा, बाद में आना। आयुष्मान ढाबे से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति ढाबे से चला जाता है और विशाल आयुष्मान को ढाबे में बुलाता है। आओ आओ आयुष्मान। अरे यार, जब मैं बड़े लोगों से बात कर रहा हूं तो तुम अंदर क्यों आ जाते हो? क्योंकि मुझे लगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर तुमने मेरी दोस्ती का मान नहीं रखा और मेरा निरादर किया। अच्छा देख आयुष्मान, बचपन में तेरे पर रहम करके मैंने तुझे बहुत खिलाया है। अब एक मेहरबानी तुझ पर और कर रहा हूं। खेती छोड़ अपने पिताजी की और यहां आजा काम करने के लिए। नहीं, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं और खुश हूं। खुश? तो खुद को देखता है कि नहीं? यहाँ का सबसे अमीर व्यक्ति मैं हूं आयुष्मान। मेहरबानी कर रहा हूं तुझ पर, आजा। क्या मेहरबानी मेहरबानी लगा रखी है? तू मुझे मेरा दोस्त लगता था, इसलिए तेरी मेहरबानी को मैं दोस्ती समझता था। तू मेरा दोस्त नहीं है, गरीब कहीं का। तेरे जैसे लोगों को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं। चल निकल, अभी निकल जाए यहाँ से। आयुष्मान ढाबे से निकल जाता है और अपने पिता के पास उनके खेत में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने खेत में पहुंचता है, वो देखता है कि उसके पिता के सिर पर बादल मंडरा रहा है। पिताजी, ये बादल ये कैसे? मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बादल हमारे पूर्वजों की देन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और अब वो समय आ गया है कि ये शक्ति मैं तुम्हें सिखाऊं। मगर इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, हमारा परिवार अनोखा है। हमारे पास बादलों को अपने वश में करने की शक्ति है, मगर ये जादुई शक्ति पिता बेटे को देता है और फिर गायब हो जाता है। नहीं पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं जाएं। मैं जैसा हूं खुश हूं। मुझे ये जादू नहीं चाहिए। धैर्य रखना बेटा, और याद रखना, अगर तुम्हारा कोई निरादर करे तो इस पर कभी गुस्सा या फिर वापस इज्जत पाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उनका निरादर तुम्हारी कीमत नहीं बताता, बल्कि उनके चरित्र को दिखाता है। इतना कहकर आयुष्मान के पिताजी वहां से गायब हो जाते हैं। अचानक से आयुष्मान के गले में एक सोने की चेन आ जाती है, जिस पर सूरज बना हुआ था। पिताजी, नहीं पिताजी! आयुष्मान के इर्द गिर्द बादलों का घेरा आ जाता है। वो एक बादल पर खड़ा हो जाता है, जो उसके पैरों के पास ही था, और बादल उसे आसमान में लेकर जाता है। उसे दूर दूर तक सिर्फ बादल ही दिखते हैं। मैं अपने पिताजी की दी हुई शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करूंगा और इन बादलों में एक ढाबा खोलूंगा। अगले दिन आयुष्मान बादलों का इस्तेमाल करके एक नया ढाबा बना लेता है और जमीन पर बादलों को जमा कर लेता है। आयुष्मान नीचे बादलों के पास खड़ा था, तभी एक आदमी वहां आता है। ये क्या है? ये बादल है। इस पर अगर आप चढ़ जाएं, तो मैं आपको बादलों के ढाबे पर ले जाऊंगा। बादलों का ढाबा? यानी बादलों के ऊपर ढाबा? जी बिल्कुल। आप बस मुझ पर विश्वास कीजिए और इस बादल पर चढ़ जाइए। फिर मैं आपको अपना ढाबा दिखाऊंगा, जहाँ एक महाराज है जो स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाएगा। वो आदमी बादल पर खड़ा हो जाता है और बादल उसे ऊपर ले जाता है। जैसे ही वो बादल पर ढाबा देखता है, वो कहता है, अरे यहाँ तो सच में ढाबा है, वो भी बादलों से बना हुआ। वहाँ आयुष्मान ने शांतनु नाम के एक महाराज को रखा था, जो खाना बनाता था। शांतनु विशाल का बहुत अच्छा दोस्त था, मगर ये बात उसने छुपा कर रखी थी। आपको कहाँ जाना है?
मैं तो दूसरे गांव जमानपुरी जा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बादल आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। सच में? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं पर खाना खाने आया करूंगा और आराम से अपने घर और काम पर जाया करूंगा। वो आदमी बादल पर बैठ जाता है और बादल उसे जमानपुरी पहुंचा देता है। धीरे धीरे गांव के लोग बादलों को जमीन पर देखने लगते हैं और सारे लोग आयुष्मान के ढाबे पर पहुंचने लगते हैं और जहां भी उन्हें जाना होता बादल उन्हें आराम से पहुंचा देता। एक दिन बादल पर विशाल आता है और आयुष्मान को देखकर कहता है, तुमने तो बड़ी तरक्की कर ली आयुष्मान। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई बादल पर ढाबा भी खोल सकता है। तुम सच में जादूगर हो। मैं नहीं विशाल, मेरे पिताजी। ये शक्ति मुझे मेरे पिताजी से मिली है। आओ कुछ खा लो, जो चाहे खा सकते हो। इसे अपना ही ढाबा समझो। आयुष्मान जमीन पर खाने का सामान लेने चला जाता है। विशाल ढाबे में शांतनु को देखता है। शांतनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो शहर चले गए थे ना? शांतनु वही व्यक्ति था जिससे विशाल बात कर रहा था और जब आयुष्मान ढाबे में आया था तो विशाल ने उसे बाहर भगा दिया था। वो विशाल भाई, मैं शहर जाने ही वाला था, मगर जब मैंने देखा कि कोई इंसान बादलों पर ढाबा बना रहा है तो मैं यहीं रुक गया। तुम खुद सोचो, कौन ऐसा काम छोड़ना चाहेगा? धोखेबाज और झूठे हो तुम। मैं झूठा हूं? तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। कौन दोस्त अपने दोस्त की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? ये सब छोड़ो विशाल, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें ये ढाबा हथियाना चाहिए। मुझे पता है कि उसे बादलों की शक्ति किस चीज से मिलती है। क्या कहते हो? तुम्हारा ढाबा चलाने का अनुभव और मेरे हाथ का खाना दोनों ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। विशाल थोड़ी देर सोचता है। क्यों नहीं, मुझसे अच्छा कोई ढाबा चला सकता है क्या? बस बताओ हमें करना क्या है। बादलों को चलाने के लिए उसके गले में जो चेन है उसकी जरूरत पड़ती है। हमें बस उसे चुराना है। मैं बताता हूं कैसे। शांतनु विशाल को सारी योजना बताता है। रात होती है। शांतनु और विशाल आयुष्मान के घर पहुंचते हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विशाल आयुष्मान से कहता है, ये देख, आज मैं अपनी गाय का शुद्ध दूध लाया हूँ। तेरे घर में गिलास तो होगा ना ये दूध पीने के लिए? ला, मैं गिलास में लेकर आता हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं लेकर आता हूँ। विशाल रसोई में जाकर 3 गिलासों में दूध लेकर आता है। पहला गिलास वो आयुष्मान को दे देता है और बाकी 2 में से एक शांतनु को और दूसरा अपने लिए रख लेता है। जैसे ही आयुष्मान दूध पीता है वो बेहोश हो जाता है। उसे बेहोश देखकर शांतनु कहता है, वाह, देखा विशाल, हमारी योजना काम कर गई। अब मैं इसकी चेन निकाल लेता हूँ। शांतनु उसकी चेन निकाल लेता है और बाहर आ जाता है। वो उस चेन को खुद पहन लेता है और आसमान की ओर देखकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। तभी कुछ बादल उसकी ओर आने लगते हैं। देखा विशाल, ये चेन ही बादलों को अपने नियंत्रण में रखती है। विशाल, तुम बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या हुआ, खुश नहीं हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। और मैं भी। तुम तो बेहोश थे ना? बादल शांतनु के पास आकर एक जेल बना देते हैं और शांतनु बादलों की जेल में कैद हो जाता है। तुम्हें लगा इस चेन से मुझे शक्तियां मिलती हैं? और तूने सोचा भी कैसे कि मैं अपने बचपन के दोस्त को धोखा दूंगा? जब तूने मुझे योजना बताई थी तभी बादलों के जरिए मैंने सबसे पहले आयुष्मान को ही ये बात आकर बता दी थी। अब हमेशा बादलों पर ही रहना मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं।